Hello friend, my name is Rajesh Yadav, Assistant Professor, Birani Girls College. Today my lecture is Structure of the Atmosphere. वायुमंडल का संगठन। देखिएगा वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख ले कि वायुमंडल होता क्या है। देखिए वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर एक गैसीय आवरण होता है जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की चारों ओर सटा हुआ या इस तरह होता है। इस प्रकार से किसी गैसीय मिश्रण कह सकते हैं। ये अलग अलग टाइप से या अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग गैसों से मिलकर बना होता है। अब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख ले सबसे पहले। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर मोस्टली तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो गैसेज, सेकंड एरोसोल और थर्ड वाटर वेपर। इन तीन चीजों से मिलकर मोस्टली एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो एटमॉस्फेयर की हाइट जो मोस्टली मानी गई है वो ये मानी गई है 0 से 29,000 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। तो मोस्टली जो वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल या गैसेज, मोस्टली गैसेज ये एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में ही पाई जाती है। तो सबसे पहले हम गैसेज की बात करें कि एटमॉस्फेयर गैस कौन कौन सी गैस से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम गैसेज को दो भागों में बांट लें, एक स्थिर गैसें और एक अस्थिर गैसें। स्थिर गैसेज में हम मोस्टली तीन गैसेस को इंक्लूड करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो परसेंट है एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन गैस का, जो है 78.1% एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से बना हुआ है। सेकंड जो हमारा बना हुआ है ऑक्सीजन, जो 20.9% ऑक्सीजन से O2 से मिलकर बना है। और लास्ट वो है हमारा ऑर्गन 0.9%। अब जो 0.1% बच गया उसमें से भी 0.03% CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से मोस्टली तीन गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ये मोस्टली अर्थ के आसपास ही पाई जाती है क्योंकि ये स्थिर गैसें होती है, जबकि अनस्टेबल अस्थिर गैसें ही ये वायुमंडल के ऊपर पाई जाती है, जिसमें CO2, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जियोन, नियोन, ये सारी गैसें ये मोस्टली एटमॉस्फेयर की ऊपरी लेयर में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से गैसेज जो कि पूरे अर्थ को मिलकर एटमॉस्फेयर का निर्माण करती है। साथ में हमारा दूसरा अगर टॉपिक ले तो हमारा है डस्ट पार्टिकल, SPM, सस्टेनेबल पार्टिकुलर मैटर। तो SPM मोस्टली हमारे एटमॉस्फेयर में आते क्या है। देखिए एटमॉस्फेयर में कई रिसोर्स है जहां से ये डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है तो उसके माध्यम से भी होता है, उल्काओं के टकराने के कारण भी होता है, जूते हुए खेतों से हवा के द्वारा भी डस्ट पार्टिकल पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से पॉल्यूशन भी इसमें सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल पहुंचते रहते हैं, जो भी एटमॉस्फेरिक घटनाओं को चेंज करने में इनका बड़ा रोल होता है। लास्ट वो थर्ड है वो हमारा है जलवाष्प, वाटर वेपर देखिएगा ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाटर वेपर, जलवाष्प जो कि सबसे ज्यादा इक्वेटर जोन पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है, क्योंकि जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पर एवापोरेशन ज्यादा होगा, जिसके कारण जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो वाटर वेपर जो कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्यों प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहा जाता है कि वाटर वेपर आने वाली सन की इनकमिंग रेडिएशन को, शॉर्ट वेव्स को तो आने देती है, लेकिन अर्थ की द्वारा जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से जो आउटगोइंग की जाती है उसको वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए वाटर वेपर को प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कहा गया। इसी प्रकार से हमारी ओजोन O3 जो कि अर्थ का एक अम्ब्रेला जिसे कहा जाता है, जो आने वाली सन की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम करती है। यदि अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आने लग गई जिससे कि त्वचा कैंसर होने की संभावना हो जाएगी। दूसरी बात अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सी लेवल बढ़ेगा, और यदि सी लेवल बढ़ेगा तो उसमें आइसलैंड डूबना स्टार्ट हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होने लग जाएगी। इस प्रकार से ओजोन को अर्थ का अम्ब्रेला कहा जाता है। लेकिन ओजोन की हाइट लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच में सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन ओजोन डिप्लेक्शन होने लगा, इसकी प्रमुख गैसें उत्तरदायी हैं, जिसमें CFC हैलोजन गैस है, जो कि इस प्रकार की गैसेज है। लेकिन कई बार सवाल उठता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर इसके ऊपर एक होल पाया गया, तो क्यों वहीं पर पाया गया, जबकि वो तो नॉन ह्यूमन है, अवाश्य क्षेत्र है। लेकिन उसका रीजन है कि O3 जो कि ओजोन है, वहां पर जो गैसेज CFC गैसेज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स, एसीज इन माध्यम से उत्पन्न की जाती है, ये गैसें ठंडे प्रदेशों में जाकर एक्टिव ज्यादा होती है, जिस कारण से वहां पर रिएक्शन करती है और O3 को O2 में कन्वर्ट कर देती है।
इस प्रकार से ओजोन का लगातार डिप्लेक्शन हो रहा है। इस प्रकार से हमें CO2 की मात्रा ओजोन CFC गैसेस को कम करना होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ थे वाटर वेपर की हमने बात की कि वाटर वेपर के कारण क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होती है, बारिश का होना, बारिश का बनना, कोहरे का होना, हिल स्टॉर्म वगैरह, ये सारी चीजें वाटर वेपर के बिना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा एटमॉस्फेरिक चीजें मोस्टली 3 चीजों से निर्मित है, गैसेज, वाटर वेपर और SPM या एरोसोल से मिलकर बना है। अब हम सबसे पहले बात करें कि ये तो हो गया हमारा एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर। अब हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की कि ये सबसे पहले कौन कौन सी इसमें लेयर्स पाई जाती है। तो हम सबसे पहले बात करें तो एटमॉस्फेयर में मोस्टली 3-4 लेयर्स पाई जाती है। सबसे नीचे जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो लेयर्स होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में सेकंड होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड होती है वो होती है मेसोस्फेयर और जो फोर्थ होती है वो होती है थर्मोस्फेयर। इस प्रकार से हमारी 4 लेयर्स एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब हम सबसे पहले बात करें ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर इसे क्षोभ मंडल भी कहा जाता है, इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसकी खोज टिजरेन डी बॉट ने की थी। क्षोभ मंडल के अंतर्गत जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं, बादल का बरसना, बिजली का कड़कना, बारिश का होना, तड़ी झंझावत, चक्रवात, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर की एक कंडीशन हो रही है कि ट्रोपोस्फेयर लगभग 15-16 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर जिसमें कि बढ़ती ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता रहता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई, इंक्रीजिंग द हाइट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इस प्रकार से 1000 मीटर के ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसे कि नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वायरमेंट लैप्स रेट कहा गया। अब देखिएगा धीरे धीरे ट्रोपोस्फेयर में हमारी हाइट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर घटता जाएगा, लेकिन एक कंडीशन होगी जहां पर टेम्परेचर का घटना बंद हो जाएगा और इस रेखा को कहा गया ट्रोपोपाज। ये लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होती है। एटमॉस्फेयर में 1.5 किलोमीटर की एक मोटी परत होती है जिसे कहा जाएगा ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज के ऊपर जितना भी मिश्रण एटमॉस्फेयर में हो रहा था वो रुकना बंद हो जाएगा। वो चेंजिंग जो हो रहा था क्षोभ मंडल के अंतर्गत, जो परिवर्तन हो रहा था मौसमी घटनाओं के अंतर्गत, वो क्या हो जाएगा, यहां पर आकर बंद हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपाज के ऊपर। अब इसकी हाइट लगभग इक्वेटर के ऊपर 16 किलोमीटर होती है और पोलर के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर की इसकी हाइट पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर की। अब देखिएगा इसके बाद में यहां पर टेम्परेचर गिरना कम हो गया, टेम्परेचर गिरना बंद हो गया, जिसे कोल्ड पॉइंट बोला गया, जिसे ट्रोपोपाज बोला गया। अब नेक्स्ट हम चर्चा करें इसकी कि सेकंड लेयर होगी, वो होगी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, जिससे यहाँ की तापमान समान हो। लेकिन एक एब्सेंस मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो ये मिलता है कि स्ट्रेटोस्फेयर होता है यहाँ मोस्टली ओजोन गैसेस सबसे ज्यादा पाई जाती है और ओजोन गैस की चर्चा कर चुके हैं हम कि 15 से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास होती है और स्ट्रेटोस्फेयर की होती है वो हाइट होती है लगभग 50 किलोमीटर के अंतर्गत होती है। तो आप देखिएगा कि जब स्ट्रेटोस्फेयर में, यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्राफ के द्वारा कि स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। क्यों? जनरल न्यूज से कहता है कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसका रीजन है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सांद्रण मिलता है वो मिलता है O3 का, यानी कि ओजोन का। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब करती है। तो जब ये यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में आने वाली ओजोन सन से आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहेगी अल्ट्रावायलेट किरणों को, तो यहाँ की टेम्परेचर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इसलिए इसका कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे समताप मंडल धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसमें भी सेम ट्रोपोस्फेयर की जिस प्रकार से ट्रोपोपाज होता था उसी प्रकार स्ट्रेटोस्फेयर में स्ट्रेटोपाज होगा, जो भी कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की एक लेयर होती है जहां पर तापमान का गिरना बढ़ना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से स्ट्रेटोस्फेयर में जहां पर मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती है, यहां पर जेट विमान उड़ाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद में जैसे ही स्ट्रेटोपाज पर टेम्परेचर का बढ़ना कम हो गया, लेकिन उसके बाद में जैसे ही मेसोस्फेयर आएगा, थर्ड हमारी जो लेयर आएगी वो आएगी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के अंतर्गत क्या होगा कि मेसोस्फेयर धीरे धीरे यहां से टेम्परेचर बढ़ना कम होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ती हाइट के साथ में मेसोस्फेयर में कम होता जाएगा। मेसोस्फेयर की जो हाइट है वो लगभग 50 से 80 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। बल्कि अभी इसके ऊपर फिक्स नहीं है, रिसर्च चल रही है, रडार सैटेलाइट्स के माध्यम से इनसे खोज की जा रही है कितनी हाइट है। अलग अलग साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग हाइट पाई जाती है, लेकिन लगभग इसकी बताई गई 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मेसोस्फेयर या मध्य मंडल पाया जाता है।
अब देखिएगा मेसोस्फीयर, इसमें जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है इसका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ एक दो बादल भी कभी गर्मियों में दिखाए जाते हैं जिसे नॉनाटुकल बादल भी कहा जाता है, और कुछ बादल स्ट्रेटोस्फीयर में भी दिखाई जाते हैं जिसे पल्स ऑफ मदर भी कहा जाता है। तो मेसोस्फीयर में कुछ बादल कभी कभी ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देते हैं जिसे नॉनाटुकल बादल कहते हैं। इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट होगा जहां पर बढ़ती ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर का गिरना बंद हो जाएगा, जिसको नाम दिया गया मेसोपाज। ये भी 1 से 1.5 किलोमीटर की सीमा होती है जहां पर परिवर्तन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हम बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे थर्मोस्फीयर के बाद में। थर्मोस्फीयर इसका नाम है जहां की सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, मतलब यहां से टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और टेम्परेचर लगभग ऊपरी एटमॉस्फेयर में लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस 1800 डिग्री सेल्सियस बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन ये टेम्परेचर हमें सेंस नहीं हो सकता, नॉर्मल थर्मामीटर से हम नेप भी नहीं सकते, क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर इनकी उपलब्धता नहीं होती, इसलिए हमें यहाँ का टेम्परेचर हम सेंस नहीं कर पाते। चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए हम सेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस स्टार्ट हो गया। तो अब देखिएगा थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर लास्ट में बढ़ जाएगा। इसका विस्तार लगभग 80 से 29,000 किलोमीटर तक माना गया ऊपरी वायुमंडल, इसलिए इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, आयन मंडल और आयतन मंडल। आयन मंडल की बात करें हम तो सबसे पहले आयन मंडल में हमारे जो लेयर बांटी गई इसमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाएगा, इसमें भी कुछ सब लेयर्स बांट दी गई आयनोस्फीयर में भी। तो आयन मंडल में जो 4 लेयर बांटी गई वो गई थी डी, ई, एफ और जी, 4 लेयरों में से डिवाइड कर दिया गया। तो देखिएगा यहाँ से 80 के बाद में और आयन मंडल की जो गहराई होती है वो होती है 80 से 640 किलोमीटर के बीच में। तो 80 से 640 किलोमीटर के बीच में इसके सब लेयर्स और पाई जाती है, जिसमें जी, ई, एफ, डी, ई, एफ, जी। तो डी लेयर होती है, इसमें आयनोस्फीयर में ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की, रेडियो वेव्स की लो फ्रीक्वेंसी को वापस से रिफ्लेक्ट करती है, डी लेयर। इसके बाद में आती है ई लेयर, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या करती है, जो हाई मीडियम लेयर होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है। इसी प्रकार से एफ, जी ये क्या करती है कि हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी को वापस से अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है और उसके माध्यम से रेडियो को चालू किया जाता है। तो इस प्रकार से आयनोस्फीयर या आयन मंडल, जिसकी गहराई 80 से 640 किलोमीटर के बीच में बताई गई, जो कि आने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी को वापस से रिफ्लेक्ट करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा आयतन मंडल। आयतन मंडल, इसके बारे में ज्यादा खोज नहीं की जा सकी क्योंकि सैटेलाइट छोड़े गए, ये बहुत बाहर है, थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर भी सेंस नहीं किया गया। लेकिन मोस्टली कहना यही है साइंटिस्टों का कि इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हम वही बात है कि हम यहाँ पर सेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होगा, वाटर वेपर भी नहीं होगा और डस्ट पार्टिकल भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये कहलाता है आयतन मंडल, जो सबसे बाहर में होता है। इस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से पकड़े गए सन के द्वारा एक रेडिएशन बेल्ट होती है, जहां पर कुछ चमकते हुए प्रकाश दिखाई देता है, जिसे ऑरारो ऑस्ट्रेलिस और ऑरारो बोरेलिस नाम कहा जाता है। ऑरारो ऑस्ट्रेलिस ये साउथ पोल के ऊपर दिखाई देता है, एक ध्रुवीय प्रकाश होता है, दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश होता है, और ऑरारो बोरेलिस ये नॉर्थ पोल के ऊपर होता है, जो कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश कहलाता है। इस प्रकार से ये हमारी लास्ट जो थी वो थी आयन मंडल। इसके बारे में अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ चुका है। थैंक यू।